हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखो यार, आज मैं बात करने जा रहा हूँ डेथ नोट नाम की सीरीज़ की, जो 2006 में रिलीज़ हुई थी। इस सीरीज़ के 37 एपिसोड्स है, जिसमें से पहले ही 19 एपिसोड्स इसका सीज़न 1 है और बाकी के जितने बचे एपिसोड्स है वो सारे सीज़न 2 में आते हैं। इसी वजह से मैं आपको इस पूरी कहानी, मतलब ये जो पूरी कहानी है, इस पूरी कहानी को मैं आपको 4 पार्ट्स में बताऊँगा, जहाँ पर मैं हर एक पार्ट की वीडियो आपको 3-4 दिनों में अपलोड करता हुआ दिखाऊँगा। अब यहाँ पे मैं हर एक पार्ट में आपको हर एक एपिसोड की, यानी मतलब जितने भी एपिसोड्स मैं इसमें सिलेक्ट कर रहा हूँ उस एपिसोड्स की मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, और हर एक पार्ट में आपको मैं अलग अलग एपिसोड्स के एक्सप्लेनेशन दूंगा। सो सबसे पहले पार्ट में मैं आपको पहले से लेकर 9th एपिसोड तक एक्सप्लेनेशन दूंगा। दूसरे पार्ट में मैं आपको इसके 10 से लेकर 19 तक दूंगा। तीसरे पार्ट में 20 से लेकर 30 तक दूंगा, और चौथे यानी आखिरी पार्ट में इसके 31 से 37 तक दूंगा। सो इन सारे एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन मुझे करते हुए 4 वीडियोस बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये जो पूरी कंप्लीट सीरीज़ है ये इतनी ज़्यादा लंबी है, इसी वजह से मुझे इसके 4 पार्ट्स बनाने ही पड़ रहे हैं। सो आज मैं इसके पहले पार्ट की आपको शुरुआत बताता हूँ, उसी के साथ मैं आपको इसकी स्टोरी और एंडिंग के बारे में भी बताऊँगा। सो बिना अगवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है नर्क के दरवाजे से, जहाँ पर डेथ मतलब हेल का जो रास्ता था वो शुरू होता है, और उस हेल के रास्ते पे राज करते थे शिरीगामिस। अब शिरीगामिस जो थे वो अलग अलग प्रकार के हुआ करते थे, जहाँ पर कुछ शिरीगामिस अच्छे भी थे और कुछ शिरीगामिस बुरे भी थे। अब यहाँ पर इनमें से एक शिरीगामी था जिसका नाम था र्यूक, और र्यूक के पास एक डेथ नोट थी, और ये डेथ नोट वो गलती से, मतलब जानबूझ के या गलती से पृथ्वी पे डाल देता है, जिसके चलते र्यूक जो था वो काफ़ी ज़्यादा टेंस था कि उसकी डेथ नोट अभी तक किसी भी इंसान ने उठाई नहीं है। एक्चुअली वो चाहता था कि ये जो डेथ नोट है ये कोई इंसान उठाए, जिससे वो इंसान एक ताकत अपने ऊपर ला सके, और उसी के साथ साथ इन ताकत को यूज़ करके वो अपने मर्जी का कुछ भी कर सके। एक्चुअली ये ताकत कौन सी थी वो मैं आपको थोड़े समय बाद बताऊंगा। सो कहानी में आते हैं। अब यहाँ पर ड्यूक अपने इसी टेंशन में था, जहाँ पर वो अपने साथियों से इसके बारे में डिस्कस करता है, जहाँ पर उसके साथी उससे कहते हैं, मतलब जो बाकी के जो एंटिटीज़ थे वो सारे ड्यूक से कहते हैं कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई ना कोई तो भी उसे उठा ही लेगा। अब यहाँ पर जापान में कहानी शिफ्ट होती है, जहाँ पर 11th स्टैंडर्ड का, मतलब 12th स्टैंडर्ड का एक लड़का था जिसका नाम था लाइट यागामी। अब लाइट यागामी के जो फादर थे वो एक पुलिस कमिश्नर थे, उसकी एक बहन थी, और उसी के साथ साथ उसकी मॉम जो थी वो एक हाउसवाइफ थी। अब यहाँ पे लाइट जो था वो काफ़ी ज़्यादा होशियार किस्म का लड़का था, उसके अंदर बुद्धि और उसी के साथ साथ उसके अंदर हैंडसमनेस भी काफ़ी ज़्यादा भरी हुई थी, जहाँ पर वो एक डिसिप्लिन्ड लड़के की तरह रहा करता था। अब यहाँ पर लाइट को एक दिन जब वो क्लास में बैठा था, तब अचानक से उसे खिड़की की तरफ एक किताब गिरती हुई दिखती है, जो किताब ऊपर से नीचे गिरी हुई थी। अब लाइट जो था वो अपने मतलब कि वो अपने क्लास में बैठ के इस किताब को नोटिस करता है, जहाँ पर इस क्लास को ख़त्म करने के बाद, मतलब अपनी क्लास ख़त्म होने के बाद जब उसका कॉलेज छूटता है, तब वो उस किताब को लेने जाता है और उसका टाइटल पढ़ता है जिसमें लिखा था डेथ नोट। अब डेथ नोट का वो पहला पॉइंट पढ़ता है जिसमें ये लिखा हुआ था कि डेथ नोट में अगर किसी का भी नाम लिखा जाए तो 40 सेकंड के अंदर अंदर उसकी डेथ हो जाएगी, और ये बात सुन के लाइट हंसता है और उसे फेंक देता है। एक्चुअली उसे काफ़ी ज़्यादा शॉक और डिसबिलीव लगता है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। इसी वजह से उसे लगता है कि उसने उसके साथ किसी ने तो भी प्रैंक किया है। पर बाद में वो इस किताब को उठा लेता है आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जहाँ पर वो अपने घर में जाके इस पूरी किताब को पढ़ता है, और इस पूरी किताब को पढ़ने के बाद उसे ये बात समझ में आती है कि जो डेथ नोट्स है ये सारी शिरीगामिस के बिलोंग करती है। मतलब शिरीगामिस यानी डेथ ऑफ गॉड ऑफ डेथ्स। जैसे हमारे यहाँ पे हिंदू माइथोलॉजी में यमराज को एज अ गॉड ऑफ डेथ के नाम से जाना जाता है, वैसे ही जापान में शिरीगामी को एज अ गॉड ऑफ डेथ के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे लाइट जो था वो इस बात पे अभी भी भरोसा नहीं कर रहा था, इसी वजह से वो एक क्रिमिनल को सर्च कर रहा था जहाँ पर वो उसका नाम इस बुक में लिख सके। इसी वजह से वो टीवी ऑन करता है, जहाँ पर एक किडनैपर ने कुछ स्कूल में हाईजैकिंग की थी और उसने कुछ बच्चों और टीचर्स को किडनैप कर रखा था। जहाँ पर लाइट को एक आइडिया आता है कि मैं इसका नाम लिख के देखता हूँ, और इसी के साथ ये अगर 40 सेकंड में मारा गया तो फिर इसके ऊपर मैं काफ़ी गहराई से सोच सकूँगा। इसी वजह से वो उस क्रिमिनल का नाम लिखता है, और उस क्रिमिनल का नाम लिखने के बाद उसके 40 सेकंड बाद उस क्रिमिनल की हत्या हो जाती है, और वो नेचुरल डेथ से मर जाता है, मतलब हार्ट अटैक से। अब ये बात देखते ही, मतलब ये जब मीडिया उसे बताती है, मतलब जो भी मीडिया थी वहाँ का कवरेज दे रही थी, जब अचानक से बताती है कि उसकी डेथ हो गई है, तो लाइट काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, और उसे ऐसा पता चलता है
कि ये डेथ नोट एक्चुअल है, पर फिर भी वो यकीन नहीं करता। इसी वजह से वो इसे डबल चेक करने की कोशिश करता है। जहाँ पर वो अपने ट्यूशन क्लास, जिस ट्यूशन क्लास में लाइट पढ़ने के लिए जाता था, उस ट्यूशन क्लास में उसका एक बुली था, मतलब उसको बुली नहीं करता था, पर बाकी बच्चों को वो हमेशा बुली किया करता था। और उसी के साथ साथ वो लड़कियों के साथ काफ़ी बदतमीजी से पेश आया करता था। इसी वजह से लाइट उसे सज़ा देना चाहता था, जहाँ पर वो उसका नाम इस डेथ नोट पे लिखता है, और कॉइंसिडेंसली या फिर जानबूझ के, मतलब कॉइंसिडेंसली हो या फिर ये सब ऊपर वाले ने लिखा हुआ हो, उसी टाइम 40 सेकंड बाद उसकी डेथ हो जाती है एक ट्रक एक्सीडेंट में। अब यहाँ पे लाइट काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, और तब उसे पता चलता है कि डेथ नोट की एक्चुअल ताकत है क्या। अब यहाँ पे र्यूक जो था, उसे उस डेथ नोट को पिकअप करने वाले की लोकेशन मिल चुकी थी, जहाँ पे उसे ये बात पता चलती है कि ये जापान में किधर तो भी है। इसी वजह से वो उस एड्रेस में जाता है, मतलब पृथ्वी में जाके उस एड्रेस में जाता है जहाँ पर वो लाइट के घर में आता है। अब लाइट अपनी क्लासेस ख़त्म करके अपने रूम में जाता है, जहाँ पर वो इस किताब को और एक्सप्लोर कर रहा था, और तभी अचानक से र्यूक के हंसने की आवाज़ उसे सुनाई देती है। जहाँ पर सबसे पहले वो डरता है, लेकिन बाद में उसे कहता है कि मैं जानता था तुम यहाँ पे ज़रूर आओगे, तुम शिरिगामी हो, द गॉड ऑफ डेथ। जहाँ पे र्यूक कहता है कि तुमने मुझे गॉड ऑफ डेथ बना दिया, पर एक्चुअली मैं गॉड ऑफ डेथ हूँ ही नहीं। गॉड ऑफ डेथ अब तुम हो, क्योंकि तुम्हारे पास मेरी डेथ नोट आ चुकी है। अब यहाँ पे लाइट ऐसा कहता है कि मेरे पास तुम्हारी डेथ नोट है, इसी वजह से क्या तुम मुझे मार डालोगे। जहाँ पर र्यूक ऐसा कहता है कि मैं किसी को मारता नहीं है, तुम्हारी दुनिया वालों ने क्या बना के रखा है। मैं किसी को मारता नहीं, बल्कि जिसके पास भी ये डेथ नोट होगी मैं उसका साथी या फिर उसका कंपेनियन बन जाता हूँ। अब यहाँ पे लाइट शिरिगामी से बातें ही कर रहा था कि तब तक र्यूक जो है वो डेथ नोट की किताब पकड़ के उसे पढ़ता है, जहाँ पर उसने काफ़ी सारे नाम लिख रखे थे उस एक हफ्ते में। एक्चुअली एक हफ्ते बाद र्यूक इस किताब को ढूंढते हुए अर्थ पे आता है, जहाँ पर उसने काफ़ी सारे नाम लिख रखे थे। जहाँ जहाँ पर र्यूक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ये पूछता है कि आखिर इतने सारे नाम तुमने लिखे क्यों। जहाँ पर लाइट ये कन्फेस करता है कि एक्चुअली मैं जितने भी क्रिमिनल्स हैं जो जापान में पल रहे हैं, या फिर पूरे वर्ल्ड में जितने भी क्रिमिनल्स हैं, उन सभी को मैं ख़त्म करूँगा, और उन सभी को ख़त्म करने के बाद मैं एक नई दुनिया बनाऊँगा जिसमें सारे अच्छे लोग होंगे, और इसी दुनिया की वजह से मैं एक उस दुनिया का गॉड बनूँगा, और मुझे गॉड बनना है। अब यहाँ पर शिरिगामी मतलब र्यूक जो था वो उसे देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, और कहता है कि मैं इंसानों को जितना बेवकूफ़ समझता था उतने वो बेवकूफ़ नहीं होते। अब यहाँ पर धीरे धीरे लाइट जो था वो हर एक क्रिमिनल को मार रहा था, जहाँ पर जापान के जितने भी छटे हुए बदमाश थे उन सभी को लाइट मार रहा था। अब यहाँ पे इंटरपोल जो थी वो इस केस पे वर्क कर रही थी कि अचानक से क्रिमिनल्स की इतनी संख्या कैसे इंक्रीज हो गई, मतलब इतनी डेथ रेट कैसे इंक्रीज हो गई। इसी वजह से वो इस केस के ऊपर तैयारी कर रहे थे, जहाँ पर लाइट के फादर भी इस केस के ऊपर काम कर रहे थे। और तब लाइट के जो फादर थे वो एल के बारे में सजेस्ट करते हैं। एक्चुअली एल जो है वो भी एक इंटेलिजेंट बंदा है, जिसने जापानीज पुलिस या फिर इंटरपोल के काफ़ी केसेस सॉल्व करने में उनकी हेल्प की है। इसी वजह से एल को वीडियो कॉल लगाया जाता है, मतलब एक कॉल लगाया जाता है। एक्चुअली एल ने अपना चेहरा कभी भी किसी इंटरपोल ऑफिसर को दिखाया नहीं था किसी भी केस के वक्त। इसी वजह से ज़्यादातर लोग जानते ही नहीं थे कि आखिर एल है कौन। एल जो है वो पुलिस या फिर इंटरपोल की मदद किया करता था, ताकि वो अपने केस में थोड़ी आसानी ला सके। और एल जैसा जीनियस शायद से और कोई होगा भी नहीं। अब यहाँ पे एल जो था वो ये एक बात कहता है कि ये जो भी कर रहा है ये एक 19-20 साल का लड़का है, कि मैच्योर लड़का है, जो ये सब कर रहा है ताकि वो गॉड बन सके और खुद को हीरो साबित कर सके। अब यहाँ पर धीरे धीरे ये खबर फैल रही थी लोगों के बीच में, जहाँ पर लोगों को एक्चुअल गॉड ऑफ डेड के बारे में पता चल रहा था, जहाँ पर लोग उससे खुश थे लाइट से कि उसने ये सब कर दिया, मतलब उसने सारे क्रिमिनल्स को ख़त्म कर दिया, जिससे जापानीज लोग जो थे वो काफ़ी ज़्यादा चैन की सांस ले रहे थे। अब यहाँ पे कुछ लोगों ने उसे कीरा नाम से बुलाना शुरू कर दिया, जहाँ पर कीरा का एक्चुअल मीनिंग था कि कीरा यानी जो हमारा सेवियर है, उसी के साथ साथ जो किंग है, और उसी के साथ साथ जो बुराई को ख़त्म करता है और अच्छाई को विजयी बनाता है, इसे कीरा कहा जाता है। जहाँ पर लाइट को भी अपना ये नया नाम पसंद आया था, इसी वजह से वो खुद को एज अ कीरा की तरह इंट्रोड्यूस कर रहा था। अब यहाँ पे लाइट की बहन जो है वो उससे कुछ सवाल पूछने आती है, जब लाइट अपने रूम में होमवर्क करने बैठा था, और तभी उसकी बहन को जब वो सवाल या फिर स्टडिंग करवाता है, तब र्यूक उसके पीछे से कहता है कि जिसने भी अगर मेरी डेथ नोट छुई तो फिर वो मुझे देख सकेगा। एक्चुअली डेथ नोट जिसके पास होगी वही र्यूक को देख सकता था, और लाइट के पास डेथ नोट थी, लाइट ने उस डेथ नोट को छुआ था, इसी वजह से वही र्यूक को देख सकता था, बाकी कोई उसे देख नहीं सकता था।
अब यहाँ पे लाइट को ये बात पता चलते ही लाइट काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि आखिर ये सब उसने मुझे बाद में क्यों बताया। इस वजह से लाइट ये डिसाइड करता है कि वो उस डेथ नोट को छुपाएगा। इसी वजह से वो उस डेथ नोट को जिस रॉड में छुपाता है उस रॉड के अंदर एक इंसुलेटर फिट करता है, जिसको खोलने का तरीका सिर्फ लाइट को पता है। अगर किसी ने भी उसको खोलने का तरीका किया तो वो इंसुलेटर जल जाएगा, जिससे मतलब इंसुलेटर गर्म हो जाएगा, जिससे किताब पूरी जल सकती है। इसी वजह से किसी भी इंटरपोल ऑफिसर को प्रूफ्स मिलेंगे ही नहीं। अब लाइट ने जो था उस डेथ नोट के कुछ पेजेस अपने वॉलेट में रख लिए थे, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो इमरजेंसी के तौर पर इस डेथ नोट को यूज़ कर सके। अब यहाँ पे पुलिस जो थी वो एल की मदद मांगती है, जहाँ पर एल एक ऐसे सजेशन देता है कि हम मीडिया के सामने एक नकली एल पेश करेंगे और इस एल को हम ये बताएंगे कि वो कीरा को भड़का है। अगर कीरा भड़का और उसने उस एल को मार दिया तो समझ जाना कि कीरा एक काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर टाइप का इंसान है। अब यहाँ पे जो नकली एल था वो मीडिया की तरफ आता है और कीरा को चैलेंज करता है, जहाँ पर लाइट ये देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और उसका नाम ही लिख देता है, जहाँ पर उस नकली एल की डेथ हो जाती है। और उस नकली एल की डेथ के बाद इन सभी को पता चल जाता है कि एक्चुअली एक ट्रिक थी एल की, जो कीरा को वो फंसाना चाहता था, ताकि वो कीरा को बता सके कि वो एक 18-19 साल का इमेच्योर लड़का है जिसे वो आराम से पकड़ सकता है। और इस ट्रिक में लाइट फंस जाता है। अब यहाँ पे इंटरपोल के पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही थी। धीरे धीरे लाइट ने हर एक क्रिमिनल्स को मारना स्टार्ट किया था, जहाँ पर वो हर समय डेथ नोट्स का यूज़ किया करता था और क्रिमिनल्स को मारा करता था। इसी वजह से इंटरपोल के पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि वो लाइट को पकड़ सके। अब यहाँ पे लाइट के फादर जो थे वो अपना एक दिन केस ख़त्म करके, मतलब जो लाइट का ये कीरा का केस था वो ख़त्म करके अपने घर पे आए थे थोड़े इंटरवल के लिए, जहाँ पर वो अपने बेटे से इस केस के बारे में डिस्कस करते हैं। जहाँ पर लाइट को एक और आइडिया आता है कि वो और क्रिमिनल्स को मार सकेगा, जहाँ पर वो अपने फादर के कंप्यूटर को एक्सेस करता है और जितने भी उनके फादर के अनसॉल्व केस थे उन सारे केसेस को वो अपने पेन ड्राइव में भरता है, ताकि वो इन केसेस को एक्सेस कर सके। बाद में इस केसेस को यूज़ करके वो इन सारे क्रिमिनल्स को ख़त्म करेगा। अब यहाँ पे लाइट के इस सारे क्रिमिनल्स के आने की वजह से जितने भी अंदर के क्रिमिनल्स थे जो ज़्यादातर छुपे हुए थे मीडिया से, उन सारे क्रिमिनल्स की डेथ हो चुकी थी। इसी वजह से एल जो था वो ये सोचता है कि ये सारे जो भी कर रहा है ये पुलिस के अंदर वाला ही कोई तो भी आदमी कर रहा है, मतलब इंटरपोल के अंदर वाला ही कोई आदमी कर रहा है। अब यहाँ पे लाइट धीरे धीरे हर एक को मार रहा था और उसी के साथ साथ वो अपनी हर एक पावर बढ़ा रहा था, जहाँ पर लोगों का कीरा के ऊपर भरोसा काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। अब एक दिन लाइट अपने क्लास में बिजी था, जहाँ पर र्यूक उसके क्लास की खिड़की पर एक शख्स को देखता है जो लाइट का पीछा कर रहा था। अब जब लाइट क्लास ख़त्म करके वहाँ से जाने लगता है, तब र्यूक उसके कान में उसे बताता है कि कोई तो वो तुम्हारा पीछा कर रहा है। अब यहाँ पे लाइट उस शख्स को देखता है, जहाँ पर वो अपनी वॉकिंग थोड़ी ब्रिक्स करता है, मतलब वो थोड़ा फास्ट वॉक करता है और अपने घर की तरफ जाता है, जहाँ पर वो र्यूक से कहता है कि अब मैं धीरे धीरे और भी ज़्यादा डेथ नोट्स यूज़ करूँगा और उसके साथ साथ और भी लोगों को मारने वाला हूँ। जहाँ पर र्यूक उसे बताता है कि मुझे तुम्हें साफ साफ देख के ऐसा पता चल रहा है कि तुम कितने साल जीने वाले हो। अब यहाँ पे लाइट जो है वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ये सवाल पूछता है र्यूक से कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। जहाँ पर र्यूक कहता है कि एक्चुअली मेरे अंदर ऐसी ताकत है, या फिर हर एक शिरोगामी के अंदर ऐसी ताकत होती है जिसमें हम ये बता सकते हैं कि जो जो इंसान हम देखते हैं वो इंसान कितने सालों तक जिएगा। एक्चुअली जो भी इंसान इस डेथ नोट को यूज़ करेगा उसकी लाइफ का एक एक सेकंड हमेशा इरेज होता रहेगा, मतलब इसी वजह से उसकी लाइफ का हर एक सेकंड इरेज होता रहेगा। जहाँ पर वो जितना लिखेगा उतने उतने एक एक सेकंड उसकी लाइफ से इरेज होते रहेंगे। या फिर मैं तुम्हें दूसरा ऑफ़र दे सकता हूँ, मतलब ये वो लाइट को कहता है कि मैं तुम्हें दूसरा ऑफ़र दे सकता हूँ कि मैं तुम्हें शिरीगामी बना सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने 25 साल मुझे बलिदान के तौर पर देने पड़ेंगे। मतलब तुम्हें अपने 25 साल ज़िंदगी के त्यागने पड़ेंगे, तब जाके तुम शिरीगामी बन सकते हो और तुम्हारे अंदर भी ये अद्वितीय ताकत आ जाएगी। जहाँ पर लाइट जो है वो इसकी बात को रिजेक्ट करता है और कहता है कि मैं ऐसे ही ठीक हूँ, और तभी वो अपने डेथ नोट लिखने की तैयारी करता है और खिड़की के बाहर एक इंटरपोल का डिटेक्टिव उसका पीछा कर रहा था। अब यहाँ पर लाइट को ये बात पता चलती है कि कोई तो भी इंटरपोल का आदमी उसका पीछा कर रहा है। इसी वजह से लाइट उस आदमी को फंसाने के लिए एक ट्रिक प्ले करता है, जिसमें वो एक बस ट्रिप प्लान करता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, जहाँ पर वो इस बस ट्रिप में उस इंटरपोल ऑफिसर का दिल जीतेगा। जहाँ पर उस इंटरपोल ऑफिसर के थ्रू वो सारे जितने भी इंटरपोल ऑफिसर्स या फिर इंटरपोल डिटेक्टिव एक्टिव थे उन सारे डिटेक्टिव्स को वो अपने साथ लेगा और उसी के साथ साथ उन सभी को मार डालेगा। इसी वजह से लाइट एक बस ट्रिप प्लान करता है और इस बस ट्रिप को हाईजैक करने वाला था एक क्रिमिनल। ये क्रिमिनल जापान का सबसे बड़ा क्रिमिनल था, जहाँ पर इसने काफ़ी बसेस और ट्रेन्स को हाईजैक किया था। इसी वजह से वो इस बस को भी हाईजैक
करने आएगा, इस बात का कॉन्फिडेंस लाइट को काफ़ी टाइम से था। अब यहाँ पे लाइट अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बस ट्रिप में थे, जिसके पीछे वही इंटरपोल का डिटेक्टिव बैठा था, मतलब लाइट के पीछे जस्ट पीछे उस इंटरपोल का डिटेक्टिव बैठा था। और तभी अचानक से वहाँ पर वो हाईजैकर आता है, जहाँ पर लाइट ने उसका नाम डेथ नोट पे लिख दिया था। और तब लाइट को एक कुछ नए ट्रिक्स भी पता चल गए थे, जहाँ पर उसे ये बात पता चल गई थी, अगर हम जिस आवर में उस डेथ नोट में हम लिखेंगे, उस आवर में ही उसी टाइम परफेक्ट टाइम पे वो मारा जाएगा, ना कि 40 सेकंड बाद। इसी वजह से लाइट ने उसके डेथ का टाइम तय कर रखा था, जहाँ पर इतने इतने समय में उसकी डेथ हो गई। अब यहाँ पर वो हाईजैकर जो था वो बंदूक लिए अंदर चढ़ता है, जहाँ पर वो सभी लोगों को धमकाता है। और तभी लाइट के पीछे बैठा जो इंटरपोल का डिटेक्टिव है, वो उसे अपना आई कार्ड दिखाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, बस तुम मेरी मदद करो। जहाँ पर लाइट जो है वो उसकी बात को एक्सेप्ट करता है, और तभी ये हरकत करते देख जो हाईजैकर था वो इन दोनों को देख लेता है, जहाँ पर वो लाइट को उठाता है और तभी उसकी डेथ नोट को गलती से छू लेता है। और डेथ नोट को छूने की वजह से र्यूक जो था वो उस हाईजैकर को भी दिख जाता है, जिसके चलते वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। और वो हाईजैकर र्यूक की तरफ शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन र्यूक को कुछ पता ही नहीं चलता, र्यूक को कुछ फील ही नहीं होता, क्योंकि वो एक आत्मा था, वो एक स्पिरिट थी, ना कि एक इंसान। इसी वजह से वो जो हाईजैकर था वो उस बस से बाहर निकलता है, जहाँ पर बस से बाहर निकलते ही एक ट्रक के बीच उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब इस एक्सीडेंट के बाद जो था उसे ये बात पता चल गई थी कि कीरा ने ये सब बिल्कुल नहीं किया है, इसी वजह से मतलब लाइट ने ये सब बिल्कुल नहीं किया है, और लाइट एक्चुअली कीरा नहीं है। इसी वजह से वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि लाइट ये सब कर ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी लाइट उसे मारना चाहता था, क्योंकि लाइट उन सारे इंटरपोल ऑफिसर्स को ख़त्म करना चाहता था। अब यहाँ पे केस कंप्लीट होने की वजह से वो डिटेक्टिव अपने घर पे जाता है, जहाँ पर वो अपनी वाइफ यानी अपनी मंगेतर से इस केस के बारे में कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, जहाँ पर वो कीरा के बारे में कुछ बताता है और उसकी वाइफ भी उसे पैशनेटली सुनती है। अब यहाँ पर अगले दिन जब वो अपने ऑफिस की तरफ जा रहा था, तभी अचानक से लाइट अपना भेस बदल कर यानी मास्क पहन कर वो उसके पीछे जाता है और कहता है कि मैं कीरा हूँ, और अगर तुमने मेरा कहा बात नहीं मानी, मतलब तुमने मेरी कहा बात नहीं मानी, तो मैं इस पूरे स्टेशन को जला दूंगा और इस स्टेशन को आग लगा दूंगा। इसी वजह से तुम्हें मेरी सारी बातें माननी पड़ेगी। अब यहाँ पे वो जो एजेंट था वो ये इस बात को एक्सेप्ट करता है, और फिर उसके बाद वो अपनी सीट पे बैठता है, जहाँ पर वो ऊपर एक पेपर देखता है, जहाँ पर उस पेपर में लाइट ने ये मैसेज लिखा था कि तुम अपने सारे जितने भी एक्टिव इंटरपोल एजेंट्स हो, इन सभी के नाम और उम्र यहाँ पे लिखो। जहाँ पर वो डिटेक्टिव जैसा जैसा लाइट कहता है वैसा ही करता है और इन सारों के नाम लिखता है। अब यहाँ पर लाइट को वो पेपर दे देता है, मतलब वो इंटरपोल ऑफिसर लाइट को वो पेपर दे देता है और लाइट कहता है कि तुम जा सकते हो यहाँ से। अब जैसे ही वो यहाँ से जाने की कोशिश करता है, स्टेशन पे उतरता है, तभी उसे अचानक से हार्ट अटैक आना शुरू होता है, जिसके चलते वो हैरानी से पीछे मुड़ता है और कहता है, और तभी उसे लाइट दिखता है। अब यहाँ पे लाइट कहता है कि मैं ही एक्चुअल कीरा हूँ और मैंने ही तुम्हें ख़त्म किया है, जहाँ पर लाइट ने ही उस एजेंट का नाम उस डेथ नोट पे लिख रखा था। अब यहाँ पर उस एजेंट की मौत के बाद जितने भी इंटरपोल ऑफिसर्स थे जो लाइट के फादर के साथ जुड़े हुए थे, वो सारे इस केस से रिज़ाइन करने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि वो फालतू में अपनी जान नहीं गंवाना चाहते थे। इसी वजह से वो उसके फादर यानी लाइट के फादर को अपना रेजिग्नेशन देते हैं, जहाँ पर अब लाइट के फादर की टीम पे सिर्फ 6 ही लोग बचे हुए थे, और इन 6 लोगों को साथ में मिल के लाइट के फादर को इस इंफॉर्मेशन यानी इस पूरे कीरा केस को ख़त्म करना था। इसी वजह से वो इन 6 लोगों से कहता है कि आप भी मुझे छोड़ के मत जाओ, वरना ये केस कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो कल को चल के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। क्योंकि कल को चल के कोई भी ऐरा गैरा इंसान किसी भी क्रिमिनल को मार देगा, तो ये हमारी कानून सिस्टम के लिए एक सबसे बुरी चीज़ होगी और ये कीचड़ उछलने लायक होगा। इसी वजह से वो सारे एजेंट्स लाइट के फादर का साथ देते हैं, और फिर उसके बाद वो ज़िद करते हैं कि हमें अब एल का असली चेहरा देखना है। एक्चुअली एल ने अभी तक अपने किसी भी केस में एक्चुअल चेहरा नहीं दिखाया था, इसी वजह से वो सारे इंटरपोल ऑफिसर्स भड़क जाते हैं और कहते हैं कि एल सिर्फ हमें संदेश दे रहा है, हमें हुक्म दे रहा है, पर वो अपना एक्चुअल फेस हमें कभी दिखाता नहीं है। जहाँ पर एल उन सारे इंटरपोल एजेंट से कहता है कि मैं अपना असली चेहरा दिखाने को रेडी हूँ। अब यहाँ पे उस एजेंट की जो वाइफ थी, जो एजेंट को लाइट ने मारा था, उस एजेंट की वाइफ पुलिस ऑफिसर्स के पास जाती है कीरा के केस के बारे में, जहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर्स उसकी बातों पे डिसबिलीविंगली यकीन नहीं करते, और तब वो उसे वहाँ से निकाल देते हैं। जहाँ पर लाइट भी वहाँ पे आता है अपने फादर को कुछ मैसेज कन्वे करने, और तब वो उस एजेंट की वाइफ से मिलता है, और तब वो एजेंट की वाइफ लाइट को ऐसे ऐसे मैसेजेस देती है जो शायद से काफ़ी भयानक किस्म के थे, और उसके साथ साथ वो लाइट को फंसा भी सकते थे। एक्चुअली वो ये कहती है कि वो जो बंदा है, जो कीरा है, वो एक्चुअली एक 19-20 साल का लड़का है और उस मस्त लड़के को जानता हूँ, और उसके साथ वो एक पुलिस ऑफिसर का ही बेटा है।
इसी वजह से लाइट को काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग ये इन्फॉर्मेशन लगती है, क्योंकि अगर किसी को भी ये बात पता चली तो सबसे पहला शक लाइट पर ही आएगा। इसी वजह से वो ये डिसाइड करता है कि वो उस एजेंट की भी वाइफ को मारेगा, पर वो एजेंट की वाइफ मरती नहीं, जहाँ पर र्यूक उसे कहता है कि एक्चुअली इसने भी कभी ना कभी डेथ नोट को हाथ लगाया है, इसी वजह से हम मर नहीं पाई। अब यहाँ पे लाइट काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि वो मरी नहीं, इसी वजह से वो उसे वापस मारने का ट्राई करता है, जहाँ पर वो उसे वापस मारने के लिए वापस उस डेथ नोट का यूज़ करता है और उसे एक प्लेस पे बुलाता है, जहाँ पर उस प्लेस के में बुलाते वक्त वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ और मैं ही एक्चुअल कीरा हूँ, और तभी उस एजेंट की वाइफ की भी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर इंटरपोल के जितने भी ऑफिसर्स थे वो सारे एल से मिलने के लिए रेडी थे, जहाँ पर वो सभी वेल ड्रेस्ड होकर जाते हैं और एल के अपार्टमेंट में आते हैं। अब एल जो था वो एक आलीशान बंगले में रहा करता था, जहाँ पर उसके काफ़ी सारे बॉडीगार्ड्स थे, और जब ये सभी लोग मतलब जितने भी इंटरपोल के एजेंट्स थे ये सभी एल के घर पे जाते हैं तो उसका लुक देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि वो लुकिंगली काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ किस्म का लग रहा था। एक्चुअली वो नहीं लग रहा था जो वो एक्सेप्ट कर रहे थे। एक्चुअली उन्हें ऐसा लग रहा था कि एल जो है वो काफ़ी ज़्यादा होशियार दिखने वाला है या फिर काफ़ी ज़्यादा हैंडसम होगा, पर वो उससे काफ़ी ज़्यादा अपोजिट था। वो झुका हुआ था, कुबड़ा था, और उसके साथ साथ उसके पास उसको देख के ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर कुछ ताकत ही नहीं है। अब यहाँ पे एल उन सभी को बिठाता है, जहाँ पर वो इंटरपोल के सारे ऑफिसर्स से कहता है कि जो भी इंफॉर्मेशन लीक करवा रहा है ये सभी वही है जो पुलिस ऑफिसर्स के पेरेंट्स या फिर उसी के साथ पुलिस ऑफिसर्स के जितने भी इंटरपोल ऑफिसर्स हैं उन सभी के फैमिली मेम्बर्स ही है, या फिर वो पुलिस ऑफिसर ही है जो ये सारी इन्फॉर्मेशन लीक करवा रहा है। इसी वजह से वो ये सजेस्ट करता है कि वो हर एक के अंदर एक सर्वेलेंस करेगा, मतलब हर एक के इंटरपोल एजेंट्स के घर पर एक सर्वेलेंस करेगा, जहाँ पर इस सर्वेलेंस का जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट से वो सभी को ये बताएगा कि एक्चुअल कीरा है कौन। जहाँ पर वो सबसे पहले शुरुआत करता है मिस्टर यागामी यानी लाइट के फादर के घर पे, जहाँ पर वो उसके बेटे को सबसे बड़ा प्राइम सस्पेक्ट मानता है। एक्चुअली एल का ये मानना था कि वो एक 19-20 साल का लड़का है, और रिसेंटली अभी मिस्टर यागामी का जो बेटा है वो भी अभी 19 साल का हुआ है, इसी वजह से वो उसके घर में सर्वेलेंस स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर उसके घर पे सर्वेलेंस स्टार्ट हो चुका था, जिसके बारे में र्यूक उसे बताता है, जहाँ पर उसके पूरे कमरे में छोटे छोटे कैमरास लगाए थे, और र्यूक जब उसके बारे में बताता है तब राइट जो था वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, और वो ऐसे एक्ट करता है जैसे कुछ है ही नहीं। इसी वजह से वो एक पोर्टेबल टीवी परचेस करता है और उस चिप्स के पैकेट मतलब एक पढ़ाई करने बैठता है, जहाँ पर वो अपने पास एक चिप्स का पैकेट रहता है और उसके अंदर एक पोर्टेबल टीवी था, और उस पोर्टेबल टीवी का यूज़ करके वो डेथ नोट में छुपके से उस नाम को लिख देता है, और फिर उस क्रिमिनल की डेथ हो जाती है, जहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि लाइट अपनी जगह से हिला भी नहीं था और वो पढ़ाई कर रहा था। अब यहाँ पर लाइट की ये चतुराई काफ़ी ज़्यादा काम आती है, और रूह की चतुराई को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि इंसानी दुनिया को मैं जितना बेवकूफ़ समझता था उतने वो बेवकूफ़ नहीं है। अब यहाँ पे एल जो था उसे भी काफ़ी ज़्यादा शौक लगता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, जहाँ पर वो और 2-3 दिन ये सर्वेलेंस स्टार्ट करता है, और फिर इसके बाद वो ये डिसाइड करता है कि हम इस सर्वेलेंस को रोक देंगे। अब यहाँ पे लाइट जो था वो इस सर्वेलेंस को, लाइट के जो फादर थे वो इससे काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि लाइट जो है वो प्राइम सस्पेक्ट नहीं है या फिर लाइट कीरा नहीं है, लेकिन लाइट जो है वो एक्चुअल में कीरा है। अब यहाँ पर ये सर्वेलेंस रोक दिया जाता है, जहाँ पर इसके जूम के जितने भी कैमरास थे वो सारे निकाले जाते हैं, और तब लाइट का एक्चुअली एग्ज़ाम होने वाला था, और इस एग्ज़ाम में लाइट का फाइनल ईयर था। एक्चुअली लाइट का तो फाइनल ईयर था, जिसके बाद उसे ग्रेजुएशन मिलने वाली थी, और इसके लिए उसने कोई भी तैयारी नहीं करी थी, पर फिर भी वो होशियार था, इसी वजह से वो इस एग्ज़ाम में जाने बैठता है। अब जब वो इस एग्ज़ाम में जाता है तब उसके पीछे एक लड़का था, जिसे उसके प्रोफेसर यानी जो इन्विजिलेटर थे वो चिल्लाते हैं कि तुम कैसे बैठे हो, और जब वो पीछे देखता है तो वो देखता है कि वो और कोई नहीं बल्कि एल ही था। अब यहाँ पे उस शख्स को देखते ही मतलब लाइट उसे पहचानता नहीं था कि वो एक्चुअल में एल था, इसी वजह से वो उस शख्स को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि वो किस तरह से बैठा हुआ है और वो होशियार कैसे एंगल से लग रहा है। अब यहाँ पर काफ़ी महीने बीत जाते हैं, मतलब 2-3 महीने बाद उनका रिजल्ट आता है, जिसमें लाइट ने वापस टॉप किया था, और उसी के साथ साथ उस शख्स ने, जो शख्स एल था मतलब एल जो जो था उसने भी टॉप किया था, जहाँ पर लाइट और एल ये दोनों स्टेज में आते हैं और अपनी स्पीच देते हैं, जहाँ पर एल को देखते हुए सारे लोग हैरान होते हैं, क्योंकि उसके अंदर कोई भी ऐसी क्वालिटीज़ नहीं थी जिससे वो एक होशियार बंदा लगे। अब यहाँ पे लाइट ने पूरे कॉलेज सेमेस्टर्स में टॉप किया था, पूरी यूनिवर्सिटीज़ में टॉप किया था, और उसी के साथ साथ एल ने भी टॉप किया था, जहाँ पर एल जो है वो लाइट को ताना मारते हुए कहता है कि मैं ही एक्चुअल एल हूँ और मैं कीरा की तलाश में हूँ। अब यहाँ पे लाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, और उसे ऐसा लगता है कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि
उसे कैसे पता कि एल के बारे में उससे कैसे पता, जहाँ पर वो कहता है कि मुझे एक्चुअल में सारी इन्फॉर्मेशन पता है एल के बारे में और मैं तुम्हें बता भी सकता हूँ क्योंकि तुम मिस्टर यागामी के बेटे हो जो मेरे अच्छे दोस्त हैं। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि अगर तुम मेरे साथ इस केस में काम करो कीरा वाले, क्योंकि मैं तुम्हारी इंटेलिजेंस को अच्छी तरह जानता हूँ और अगर तुम मेरे साथ इस केस में काम करोगे या फिर तुम मेरे से दोस्ती करोगे तो फिर मैं काफ़ी इन्फॉर्मेशन तुम्हें शेयर कर सकता हूँ जिससे तुम तुम्हारे फादर की मदद करोगे या फिर तुम मेरी भी मदद करना चाहते हो तो तुम इस केस में जुड़ सकते हो। अब यहाँ पे लाइट जो है वो इसे अपनी बेइज्जती के तौर पे लेता है क्योंकि एल ने उसे काफ़ी गंदा ताना मारा था और इसके बाद वो अपनी आलीशान गाड़ी से चला जाता है, जिससे लाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होता है और फिर ये सोचता है कि आखिर उसे कैसे पता चला कि मैं ये सब कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ryuk जो है वो लाइट को कहता है कि तुम्हें तुम्हें ये कैसे पता कि उसने मतलब उसको कैसे पता कि तुम ही एक्चुअल में कीरा हो। जहाँ पर लाइट जो है वो र्यूक को देखते हुए कहता है कि ये तुमने सही पॉइंट कहा क्योंकि वो भी कीरा को ढूंढना चाहता है, मतलब मुझे ढूंढना चाहता है और मैं भी एल को ढूंढना चाहता हूँ, जहाँ पर मैं उसके केस में हेल्प करूँगा और उसके बाद उसे भी मरवा दूंगा। अब यहाँ पर एल लाइट जो है वो ये डिसाइड करता है कि उसे पता नहीं है कि एक्चुअल कीरा है कौन। इसी वजह से मैं उसके साथ दोस्ती का नाटक करूँगा जहाँ पर मैं धीरे धीरे उसका भरोसा जीत लूँगा और उसके लिए काम करूँगा, जहाँ पर मैं उसके लिए काम करने के साथ साथ मैं जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन निकालूंगा और मैं अभी ग्रेजुएट हो ही गया हूँ, इसी वजह से मुझे जॉब भी आराम से मिल जाएगी और मेरे फादर को भी शक नहीं होगा कि मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ। इसी वजह से मैं ये सारा डिसीजन लेके एल को ख़त्म कर दूंगा, जहाँ पर मैं एल को डेथ नोट के ज़रिए मार डालूंगा और यहीं पर ही इसका 9th एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। देखो यार, ये इसके फर्स्ट एपिसोड से लेकर 9th एपिसोड की एक्सपेंशन थी, तो फिर अगले वीडियो की जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको थर्सडे या फ्राइडे तक दूंगा, जिसमें मैं आपको इसके 10th एपिसोड से लेकर 19th एपिसोड की एक्सप्लेनेशन दूंगा जो इसका सेकंड पार्ट होगा। सो आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आपको इसका कौन सा सीन सबसे ज़्यादा पसंद आया ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।